नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ। नई दिल्ली में इनोवेशन और स्टार्टअप में निवेश से संबंधित युग्म सम्मेलन में पीएम मोदी ने की शिरकत। एआई को लेकर सुपर हब बनाने, क्वांटम तकनीक और हेल्थ टेक को लेकर किए गए एमओयू। पीएम ने कहा, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी देश को दे रही है नई दिशा। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच की तेज। घटनास्थल का सीन रिक्रिएट कर हर कोने से जुटा रही है सबूत। आतंकी हमले के नए वीडियो सामने आने के बाद जीप ऑपरेटर से आज करेगी पूछताछ। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटक स्थल किए गए बंद। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। वैश्विक समुदाय से चुप्पी तोड़ने का किया आह्वान। 5वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का आज अंतिम दिन। आदेश तोड़ने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। कनाडा के संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को झटका। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी सबसे आगे, फिलहाल बहुमत से दूर। और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में रचा इतिहास। सिर्फ 35 गेंदों में पूरी की पहली सेंचुरी। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने वैभव। नवाचार और स्टार्टअप में निवेश को लेकर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वाधवानी फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सुपर हब तैयार करने, आईआईटी बॉम्बे के साथ बायोटेक को लेकर और एनआरएफ के साथ क्वांटम तकनीक, हेल्थ टेक पर समझौता ज्ञापन हो। ये ज्ञापन 1400 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने वाधवानी फाउंडेशन द्वारा रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिए जाने पर खुशी व्यक्त की और फाउंडेशन के प्रयासों को प्रेरक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 21वीं सदी को ध्यान में रख के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक युवाओं को शिक्षित कर रहा है। पीएम ई विद्या और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसी दिशा में उठाए गए प्रयास हैं। यही वजह है कि यहां साल 2014 में सिर्फ 40,000 पेटेंट भारतीय युवाओं द्वारा किए गए थे, वो बढ़कर अब 80,000 हो चुके हैं। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले 1 दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में आरएनडी पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है।
टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी भारत को अब एक नई दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 25 साल का समय बचा है। लक्ष्य बड़ा है और समय कम, ऐसे में रिसर्च, एकेडमी और इंडस्ट्री एक साथ आए और युवाओं को मार्गदर्शन करे। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में नवाचार और स्टार्टअप निवेश पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत के प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है। जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और निवेश अवसरों पर जोर दिया, जो भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ये एहसास करवाया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विज्ञान और नवाचार से होकर के गुजरता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में नवाचार और स्टार्टअप निवेश पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि पीएम ने नवाचार केंद्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिससे स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल पर जोर दिया। सरकार की ओर एक सफल प्रयास पिछले 11 साल में विशेष करके तरुण छात्र और युवा पीढ़ी के अंदर नवाचार को, इनोवेशन को कल्चर ऐसे ही नहीं बना है। अटल इनोवेशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखा परिकल्पना है। उसकी सफल प्रयोग 10,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग की लाभ में रूप लिया है। उसकी सफलता को देखते हुए 2025-26 की वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल में और नई 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को देश की सरकारी स्कूलों में खुलने का अनुमति दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और युग्म सम्मेलन में वाधवानी फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर रोमेश वाधवानी वर्चुअली शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से केंद्र सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग जगत की भागीदारी से देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। रोमेश वाधवानी ने बताया कि देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कई समझौते हुए हैं। The mission of today's Yugam event is to accelerate this collaboration between academia, industry and government so that India can in fact become a global leader in innovation. Most recently, we launched the Vadhvani Innovation Network with partnerships with a number of leading research institutes. And the agreements that we have just signed today, right here in the presence of the Prime Minister, with leading institutes like IIT Kanpur, IIT Delhi, will now take Vadhvani Innovation Network to the next level. We are also beginning to integrate these initiatives to help create the National Jobs Platform for India. और आइए अब बात करते हैं उन खबरों की तरफ रुख करेंगे जो पहलगाम हमले से जुड़ी हुई हैं। पहलगाम आतंकी घटना की जांच कर रही एनआईए ने घटनास्थल का सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया है। एनआईए की टीम घटनास्थल के हर कोने से आतंकियों के सबूत एकत्रित कर रही है। टीम जांच में पता लगा रही है कि घटना के समय कितने फोन और किस नेटवर्क के फोन चालू थे और कहां-कहां बात हो रही थी। साथ ही
खच्चर चलाने वाले लोगों के पुराने संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं वो कभी किसी अपराध में शामिल तो नहीं रहे हैं। एनआईए जिप ऑपरेटर के अलावा बाकी टूर ऑपरेटरों से भी पूछताछ कर रही है। उधर इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आतंकी हमले का खौफनाक मंजर दिखाई दिया है। वीडियो गुजरात के रहने वाले ऋषि भट्ट नाम के शख्स ने बनाया है, जो आतंकी हमले के दौरान जिप लाइनिंग कर रहे थे। जिप लाइनिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है। इस वीडियो में गोली लगने के बाद सैलानी जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं। ऋषि भट्ट जो वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो के पीछे अगर आप देखेंगे तो उस मैदान में लोग गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब एनआईए इस नए वीडियो के आधार पर जिप लाइन ऑपरेटर से और ऋषि भट्ट से पूछताछ करेगी। जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ एनआईए करेगी। साथ ही पर्यटक ऋषि का भी बयान दर्ज किया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ये लेटेस्ट वीडियो है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले ऋषि भट्ट के कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। वीडियो में आतंकी पर्यटकों पर दनादन गोलियां बरसा रहे हैं। पर्यटक जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं ऋषि भट्ट जिस वीडियो को बना रहे हैं जिप लाइनिंग करते हुए, वो इस एडवेंचर स्पोर्ट का वीडियो बना रहे थे और उसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि उस मैदान में तमाम वो लोग भागते और गोली लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिप लाइनर ऑपरेटर भी उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। जिप लाइनर ऑपरेटर जो है उसको दिखाया गया है कि किस तरह से वो भी कुछ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वीडियो में फायरिंग की आवाज भी आती है। जिप लाइनर ऑपरेटर धार्मिक नारे लगाता हुआ सुनाई देता है इस वीडियो में। इस वीडियो ने एक तरह से सनसनी फैला दी है, वायरल हो गया है ऋषि भट्ट का ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो सामने नहीं आया था जिसमें ये दिखाई दे रहा हो कि किस तरह से मैदान में जब आतंकवादी एक तरह से ये पर्यटकों में ये छानबीन करने के बाद कि कौन सा पर्यटक हिंदू है और उसके बाद जिस तरह से गोलियां बरसा रहे थे। आप देख रहे हैं इस वीडियो में जहां जहां लाल गोले से निशान लगाए गए हैं उनमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि तमाम वो पर्यटक जिनको निशाना बनाया जा रहा था, गोली लग रही थी, वो दिखाई देते हैं। और इसी तरह से ऋषि भट्ट का ये वीडियो शुरू होता है, उससे पहले ही जिप लाइनर ऑपरेटर भी कुछ बोल रहा है जो एक तरह से धार्मिक नारा लगा रहा है, वो भी इस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। जिप लाइनर ऑपरेटर अल्लाहू अकबर कहता हुआ सुनाई दे रहा है इस वीडियो में। और इस बात की एक तरह से पुष्टि ऋषि भट्ट ने भी की, क्योंकि ऋषि भट्ट से जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो जो जिप ऑपरेटर है वो क्या कह रहा है। इस दौरान सैलानी ऋषि भट्ट ने जो वीडियो बनाया उसमें लोग डर के मारे भागते दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे, हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई। और इसी खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता नीरज सिंह। नीरज सिंह, इस नए वीडियो ने एक तरह से एक नई सनसनी और नई जानकारियां सामने लेकर आया है। एनआईए ऋषि भट्ट से भी बात करेगा, जिप लाइन ऑपरेटर से भी बात करेगा। अभी एनआईए का क्या कहना है इस वीडियो के सामने आने के बाद भी, और तफ्तीश किस तरह से आगे बढ़ रही है इस हमले को लेकर? देखिए, इस घटना के बाद ऋतु एनआईए ने डेरा डाल लिया है। पहलगांव में एनआईए की टीम मौजूद है
और वो हर एक बारीकी से हर एक चीज को खंगाल रही है, हर एक चीज से पूछताछ कर रही है। तमाम वहां पर जो लोग हैं उनसे भी एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो टूर ऑपरेटर है, आपने देखा भी होगा कि बड़ी संख्या में जो खच्चर चलाने वाले लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ कर रही है। उनके मोबाइल और उनकी फोन कॉल डिटेल है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था उस समय कौन कौन से मोबाइल और कौन कौन से सिम वहां पर एक्टिव थे और देश के किन किन हिस्सों में वहां पर जो बातचीत है वो उन लोगों के द्वारा की जा रही थी, ये तमाम जो चीजें हैं वो एनआईए एकत्र कर रही है। जिप लाइन ऑपरेटर निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि एक बड़ा जो संदिग्ध है उसके रूप में सामने आया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ऋषि जब जिप लाइन पर जाते हैं और उस समय अल्लाह अकबर के जो नारे हैं वो लगाए जाते हैं और जस्ट उसी समय जो फायरिंग है वो शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं जो जिप लाइन है ऑपरेटर है उसको या तो पता था कि इस समय फायरिंग शुरू होने वाली है या फिर कोई मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि इस मैसेज के बाद जो फायरिंग है वो शुरू की जाए। तो इसको लेकर जिप लाइन ऑपरेटर से एनआईए पूछताछ करेगी। ऋषि भट्ट का जो बयान है वो एनआईए ने लिया है, उन्होंने अपनी जो तमाम बातें हैं वो एनआईए के जो सामने हैं वो रख दी है। इसके साथ साथ ही ये भी पता लगा था एनआईए को कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय सैटेलाइट फोन वहां पर एक्टिव था। आप कल्पना करिए कि जो वहां पर आम टूरिस्ट है वो सैटेलाइट फोन नहीं रख सकते क्योंकि परमिशन नहीं है। आर्मी वहां पर थी नहीं, जनरली आर्मी के पास सैटेलाइट फोन होता है जब वो किसी ऑपरेशन पे दूर दराज के इलाकों में निकलते हैं। तो वो आखिर सैटेलाइट फोन जो वहां पर सक्रिय था वो किसके पास था? क्या पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उस सैटेलाइट फोन पर दिशा निर्देश दे रहे थे या वहां पर जो आतंकवादी इस घटना को वारदात कर रहे थे वो उस सैटेलाइट फोन का प्रयोग कर रहे थे या किसी से कोई दिशा निर्देश दे रहे थे? तो एनआईए इन तमाम एंगलों से जांच कर रही है। इसके अलावा पहलगांव में भी जहां जहां सीसीटीवी लगे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से उन सीसीटीवी से मिलान करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकवादी यहाँ पर आए थे इससे पहले इन्होंने रेकी करी, क्या पहलगांव गांव में वो किसी के पास गए थे, किसी दुकान के पास गए थे या किसी शख्स के पास गए थे जिन लोगों से उन लोगों ने मुलाकात करी? तो ये तमाम पहलू है, इस पर एनआईए काम कर रही है और अभी भी जो जिप लाइन ऑपरेटर है उससे एनआईए पूछताछ करेगी। जो जानकारी हमें अभी मिली है अभी तक पूछताछ शुरू नहीं हुई है, लेकिन आज के लिए टाइम दिया गया था और जिप लाइन ऑपरेटर से कहा गया था कि वो जो एनआईए की टीम है उसके सामने पहुंचे और तमाम सवालों के जो जवाब है एनआईए उनसे जानना चाहती है। तो अभी जी नीरज आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सीधे चलते हैं भाजपा मुख्यालय जहां गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये प्रेस वार्ता बहुत जिम्मेदारी से लेकिन बहुत भारी मन से यहां पे हम लोग कर रहे हैं और हम सब जानते हैं पहलगांव में आतंकी हमला होता है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी स्पष्टता से कहते हैं आतंकियों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा और जो उनके आका हैं आतंकी मुल्क उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो जीवन भर याद रखेंगे। और जो पूरा ध्यान है, जो पूरी शक्ति है भारत की, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमारी वीर सेना की ताकत और 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति, दुआएं, प्रार्थना आज एक मकसद से, एक लक्ष्य से कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के
पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। ये लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को। जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, तो कहा था मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको दिखाता हूं, चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान। ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। और यह कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की वीर सेना 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए हैं। संकल्प है उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, ये एक तरफ है। देखिए, मैं आपको क्यों कहता हूं कि ये सिग्नल है। सिग्नल उधर से आता है, टावर कांग्रेस का पकड़ता है और यहां से सिग्नल भेजा जाता है। ये एक तस्वीर है। पूरे विश्व में दो बातें अहम हैं इस वक्त। पहली, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, और पूरे विश्व में जो भारतीय मूल के निवासी हैं, ये जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी और हाई कमीशन है वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लंदन की तस्वीर है। हमारे भाई, हमारी बहनें पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है, वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है।
वो इशारा करता है ऐसे, सर तन से जुदा भारतीयों का करेंगे, ये दो कौड़ी की जिनकी हैसियत नहीं है। लेकिन यह सिग्नल कहां पकड़ा जाना था? यह सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। पकड़ लिया। नतीजा होता है जो पाकिस्तान का इरादा है, मकसद है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। तो क्या यह कहना गलत है? कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो, और एक मजबूत संदेश देने का प्रयास करती है। और ये जो सर तन से जुदा की सोच है, जिससे आज कांग्रेस पार्टी अपना बना के प्रतिबिंबित कर रही है। देखिए, इसी तरह की सोच जो आतंकी संगठन है गजवा अल हिंद, ये एक सपना है। गजवा अल हिंद ये मूर्ति भगवान की है, हमारे आराध्य की है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सर नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान हाई कमिश्नर के यहां से इशारा, गजवा अल हिंद हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका सर नहीं है इस मूर्ति में। और कांग्रेस पार्टी भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की पिक्चर पोस्ट करती है, तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा ये कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे, देश के खिलाफ आप पोस्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है ना, हम समझ सकते हैं आप उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जब हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी शक्ति केंद्रित है कि हम आतंकियों को, आतंकी मुल्क को सबक सिखाएंगे, तो राहुल गांधी ऐसा पोस्ट कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से कैसे आता है? ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से नफरत करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस के एक्स हैंडल से किस तरह का पोस्ट भारत विरोधी, प्रधानमंत्री विरोधी और देश विरोधी एक पोस्ट आ जाता है। इसके साथ ही इसी कड़ी में एक दो पहलू और रखना चाहता हूं। 22 अप्रैल को यह आतंकी हमला हुआ। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तुरंत जहां यह हमला हुआ था वहां गए, परिवारजनों से मिले, एक मजबूत संदेश दिया कि हर भारतीय, सरकार, हमारी सेना कंधे से कंधा मिलाकर उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपना परिजन खोया है। उसी दिन से यह कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया। और देखिए किस तरह से शुरुआत करी रॉबर्ट वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, इसलिए यह आतंकी हमला हुआ और देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट, आतंकियों को क्लीन चिट। और इस बयान का खंडन ना सोनिया गांधी जी ने, ना राहुल गांधी जी ने अभी तक किया है। फिर एक स्पष्ट नीति है हमारी, अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजरों से देखेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम दिखा देंगे कि हम पहले प्रहार नहीं करते, लेकिन जब प्रहार करते हैं तो हमारा दुश्मन इस लायक नहीं रहता कि वो खड़ा रह सके, जीवित रह सके। सिद्धारमैया जी
मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। संविधान देखें तो जो डिफेंस है, भारत की सुरक्षा है, ये केंद्र का एक विषय है। प्रदेश की सरकारों का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यही कुशल नीति है, यही एक परिपक्व पार्टी और नेता की पहचान है। लेकिन सिद्धारमैया जी ने कहा पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। आज तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने तक कोई खंडन कांग्रेस के इसी वेरीफाइड एक्स हैंडल पे नहीं आया है। राहुल गांधी जी ने चुप्पी साधी है, खड़गे जी रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष, मुंह में दही जमी हुई है। इसके बाद चंद्र कुमार हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, मतलब भारत के ऊपर नहीं। हर भारतीय आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे थूक रहा है, थू कर रहा है। एक कठिन परिस्थिति में आप देश के साथ नहीं खड़े होके देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहेंगे, ये कामना करेंगे कि सर तन से जुदा हो जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की इकाई है जम्मू कश्मीर की, उनके लीडर, उनके अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। क्या ये राहुल गांधी के कहने पे नहीं हुआ होगा? ये तमाम जो नेता हैं, आरबी तिम्मापुर, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। विजय वडेट्टीवार, आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। ये एक फौज जो है, लश्कर कांग्रेस पाकिस्तान ने भारत को कमजोर करने के लिए छोड़ दी है, सरकार पर, सेना पे। और अब स्पष्ट हो गया है कि इनकी असली जहरीली सोच क्या है। मैं एक बात स्पष्ट करके बड़ी जिम्मेदारी से हम दोनों की तरफ से कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है, कांग्रेस को लगता है कि वो भारत को, सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। हमारी सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी जो सरकार है, हमारा जो भारत देश है, इसका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है। और किसी में इतना दम नहीं है कि वो देश का मनोबल इस समय तोड़ना तो दूर की बात है, कमजोर भी कर सके। ये जो बयान है, ये जहरीले बयान है। और मुझे याद आता है कि यही राहुल गांधी कह रहे थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब पता चला है कि ये जो दुकान खुल रही है, ये जो मॉल बन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बन रहा है। ये सारे बयान जो आए हैं, ये सारे बयान केवल एक तरफ इशारा करते हैं कि भारत को कमजोर करो और पाकिस्तान को सिग्नल दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और चाहे इनके मंसूबे कुछ भी हों। दिस इज नॉट एन इनोसेंट पोस्ट by the Congress party. This is not an innocent post. It is a sinister design, a poisonous design, trying to weaken the integrity of our nation, Bharat. They are trying to target the Prime Minister of the country and giving signals to Pakistan that in this dastardly terrorist attack, the Congress party stands with Pakistan and not with their own nation.
भारत इंडिया। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। थैंक यू। प्रश्न सादर आमंत्रित। आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया। गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय पहलगाम हमले पर कांग्रेस के रुख को लेकर एक बड़ा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हवाला दिया उस ट्वीट का जो वेरीफाइड हैंडल से कांग्रेस ने ट्वीट की एक तस्वीर, और उसका सिलसिला उन्होंने जोड़ा कि किस तरह से लंदन में पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तानी अधिकारी एक इशारा कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है सरतंत्र से जुदा, और उस इशारे के सिग्नल को तस्वीर में बदलते हुए कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल ने आज एक पोस्ट किया है। लगातार गौरव भाटिया का कहना था कि यह सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस का जो रुख लगातार आ रहा है वेरीफाइड हैंडल से इस तरह का ट्वीट, और इससे पहले इसकी शुरुआत रॉबर्ट वाड्रा ने की थी जब उन्होंने आतंकवादियों और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। यह सिलसिला यहां नहीं थमा। इसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया जा सकता। तो तमाम सिलसिलेवार तरीके से जो बयान आ रहे हैं वो पाकिस्तान के उस नैरेटिव को कांग्रेस इस देश में चला रही है, ऐसा बड़ा आरोप गौरव भाटिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया है। और इन आरोपों के साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि लश्कर कांग्रेस हो गई है भारत में इस समय कांग्रेस पार्टी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी आज सुनी 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर बड़ा कड़ा एक्शन लिया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट @ख्वाजा आसिफ को भारत में बंद कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ यह भारत की एक और बड़ी कार्रवाई है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक्स अकाउंट पर उनका नाम तो दिखाई दे रहा है लेकिन अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। इसकी जानकारी देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म ने लिखा है कि कानूनी मांग के चलते ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अकाउंट को बंद कर दिया गया है। बता दें कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से पहले भी भारत सरकार पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारतीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के बारे में झूठी और भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई भारत ने की है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अकाउंट को बैन कर दिया है। साथ ही इससे पहले हम जानते हैं कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर भी प्रतिबंध लगाया है भारत ने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बंद। पहलगाम हमले के बाद लगातार जहर उगल रहे थे ख्वाजा आसिफ मोहम्मद। उनके सोशल मीडिया अकाउंट @ख्वाजा एम आसिफ को भारत में बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार का एक बड़ा फैसला, एक कड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर भारत का कड़ा एक्शन हुआ है। जिस तरह की भ्रामक खबरों को इस ट्विटर हैंडल से शेयर किया जा रहा था, उन्हें देखते हुए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर भारत का कड़ा एक्शन है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से कल 16 ऐसे यूट्यूब चैनलों को, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत में, जो लगातार भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत से जुड़ी तमाम भ्रामक खबरों को प्रसारित कर रहे थे। और उसी दिशा में ये एक बड़ा एक्शन भारत सरकार का है, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया है भारत में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट @ख्वाजा एम आसिफ को भारत में बंद कर दिया गया है। लगातार कई भ्रामक खबरों का एक तरह से प्रसारित करने का काम इस हैंडल से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर रहे थे। हम जानते हैं पहलगाम आतंकी घटना के बाद से भारत का पाकिस्तान के प्रति रुख बहुत साफ है।
भारत अपने एक तरह से जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे में पाकिस्तान के भीतर भी एक घबराहट देखी जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सोशल मीडिया पे जिस तरह की भ्रामक खबरों को प्रसारित करने की कोशिश कर रहे थे, उसी के तहत भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनके ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया है भारत में। अखिलेश सुमन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, भारत पाकिस्तान के बीच में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनाव लगातार बढ़ रहा है। हम ये जानते हैं कि भारत इस हमले के बाद से, इस हमले के मास्टरमाइंड, इस हमले को जिन लोगों ने अंजाम दिया है, उनको सबक सिखाने की तरफ अपनी रणनीतियां तैयार कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ट्विटर हैंडल ख्वाजा एम आसिफ को भारत में बंद कर दिया गया है। इससे जुड़ी क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, हर देश का एक अपना अलग अलग कानून होता है और उस कानून के मुताबिक आप चाहें तो किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे संगठन के किसी भी सोशल मीडिया आइडेंटिटी को आप ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी सुरक्षा पर, आपके देश में शांति पर असर पड़ सकता है। तो इसी कानून के तहत भारत सरकार ने आदेश दिया, जो एक्स है, जो पुराना ट्विटर है, उसको कहा कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनके ट्विटर एक्स हैंडल को बंद किया जाए, क्योंकि इससे भारत में इसे कंफ्यूजन और अशांति फैलने की आशंका है। तो इसीलिए ट्विटर हैंडल उनका बंद। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं रितु की जो पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेशन है वहां पे यूएन में, उसके ऑफिस के ट्विटर एक्स अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है। तो ये दोनों ऐसे अकाउंट हैं जो पूरी दुनिया में भ्रम फैला रहे थे। पूरी दुनिया में जो ये पाकिस्तान आतंकवाद का काम करता है उसके बारे में झूठी बातें कर रहे थे। उसके जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में जो अभी चर्चा चल रही थी थोड़ी देर पहले, मतलब कि कल, उस चर्चा में भी जो यूएन ऑफिस है पाकिस्तान का, उसने भी अनाप शनाप बातें कही, चीजों को झुठलाया और इसी कारण से भारत ने यूएन ऑफिस, पाकिस्तान के यूएन ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव का और ख्वाजा आसिफ का अकाउंट बंद कर दिया है। जी अखिलेश, ये जो कदम भारत ने उठाया है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यूएन के भी एक हैंडल को बंद किया गया है, जिसके जरिए कई इस तरह की भ्रामक खबरों को या फिर भारत के खिलाफ, और जो वो लिख रहे हैं वो भारत की अखंडता, सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर कई बड़े इस तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार इसके आगे किस तरह के और कदम उठा सकती है? देखिए, भारत सरकार लगातार ऐसे सभी सोशल मीडिया को चेक कर रही है और कि उसके कारण भारत में कोई अशांति न फैले, पहली बात। दूसरी बात कि भारत का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि दुनिया में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के तार उससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कोई भ्रम न पहुंचे। और चौथी बात यह है कि जो ये सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से दुनिया के जनमानस को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी बातों को लेके भारत ने ये तय किया कि ऐसे सोशल मीडिया को बंद किया जाए। आपने देखा होगा कि कल भी 16 यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया जो कि पाकिस्तान केंद्रित है, जिसमें कि जियो टीवी और ARY जैसे जो जिनके यूट्यूब चैनल हैं उनको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि लगातार वो ऐसी खबरें प्रचारित कर रहे थे जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो, जिससे कि आतंकवादियों ने जो नृशंस हत्या की पहलगाम में जो निरपराध सैलानी थे उनके बारे में और भारत के भूमिका के बारे में वो तरह तरह की उलूल जुलूल बकवास कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान की जो चमड़ी है वो बची रहे। इस कारण से कल भी बंद कर दिया गया और आगे भी जो संभावना इस बात की है कि भारत लगातार ऐसे सभी मीडिया को चेक कर रहा है, या तो पाकिस्तान का या पाकिस्तान के। बिल्कुल अखिलेश, भारत चौकस है। भारत लगातार उन तमाम इस तरह के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह के इस तरह की एक तरह से कोशिश को खत्म करने के लिए लगातार भारत प्रयासरत है और उसी दिशा में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हैंडल को भी भारत में बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार भारत के खिलाफ कुछ भ्रामक एक तरह से वो कुछ खबरें अपने इस ट्विटर हैंडल से प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से कश्मीर में पर्यटकों के लिए 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। बंद किए गए पर्यटन स्थल
दूरदराज के इलाकों में है। हालांकि इस बीच श्रीनगर और पहलगाम में पर्यटक आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी वारदात के मद्देनजर देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता जारी है और कश्मीर में संदिग्ध घरों पर छापेमारी दूसरे सप्ताह भी जारी रही। रिपोर्ट के अनुसार कैसरनाग, सूर्य मंदिर, वेरीनाग गार्डन, सिंथल टॉप, महादेव हिल्स, बौद्ध मठ सहित 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। अन्य गंतव्यों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है और कुछ गंतव्यों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वैश्विक मंच में अपने रवैये को लेकर लगातार फटकार खा रहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने लगातार छठे दिन LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और इस खबर पर विशाल बेरिस्टो हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। विशाल, एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार NIA की तफ्तीश चल रही है, साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तमाम सुराग मिल रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी जिस तरह से सुरक्षा बल इस समय जांच अपनी और सर्च ऑपरेशंस को जारी रखे हुए हैं, इस बीच सीज फायर वायलेशंस के जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, इन्हें किस तरह से देखा जा रहा है सेना के द्वारा भी? देखिए ऋतु, अभी मेरे काबिल दोस्त अखिलेश ने बड़ा अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की चमड़ी बची रहे, लेकिन भारतीय सेना ये इंश्योर कर रही है कि उसकी खाल उधेड़ी जाएगी और अच्छी तरह से उधेड़ी जाएगी। और इसी वजह से ये जो इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, उसी को कवर फायर देने के लिए पाकिस्तान लगातार छठे दिन अलग अलग इलाकों से LOC पे फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल मैं डचीगाम नेशनल पार्क पे हूँ। डचीगाम नेशनल पार्क, डचीगाम जिसका कश्मीरी में मतलब होता है 10 विलेजेस, एक ज़माने में ये यहाँ के राजा का हंटिंग एरिया होता था, हंटिंग ग्राउंड होता था 1910 तक, लेकिन अब ये नेशनल पार्क दुनिया के लिए खुला है। लेकिन आज यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि 87 में से 48 डेस्टिनेशंस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। डचीगाम के अंदर 1.5 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अंदर जंगल का इलाका है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन यहां पर लागू है। जहां तक NIA की जांच की बात है, मैं आपको बता दूं कि डोडा इलाके के अंदर, जो कि घने जंगल का इलाका है, वहां पर 16 जगह पर पूछताछ की जा रही है। NIA की टीम जांच कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को खदेड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनको इंटरव्यूट किया जा रहा है। करीब 200 लोगों का इंटरोगेशन अब तक हो चुका है, उनको डिटेन किया गया है। अरेस्ट किसी को नहीं किया गया है, लेकिन NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर प्रहार कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो नैरेटिव का वॉर है, जैसे कि अभी आपने दर्शकों को बताया है कि रक्षा मंत्री पाकिस्तान का एक्स हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है, उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया गया है। तो ये जो लड़ाई है आजकल मॉडर्न वॉरफेयर है, हम जमीन पर लड़ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, आसमान की जो जंग है वो सोशल मीडिया भी उसमें शामिल है। तो तमाम जगह भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर श्रीनगर, जिसमें पहलगाम भी शामिल है, भारत एक होकर जवाब दे रहा पाकिस्तान का। और सभी सरकारें, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर की सरकार भी भारत सरकार के साथ उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया कि हम पूरी तरह से साथ हैं। भारत सरकार के जो भी स्टेप भारत सरकार ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। ऋतु, विशाल, एक और बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। क्या ये बदलाव एक तरह से सेना के भीतर परंपरागत तरीके से है, या फिर उत्तरी कमांड की जिम्मेदारी को भी जो बदला गया है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमांड की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देखिए, जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग अंडर द लेंस आ जाते हैं, और जो उत्तरी कमान के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनके ऊपर उनकी कमान के ऊपर एक सवाल निशान जरूर लगा था। तो जाहिर सी बात है ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज है। और प्रतीक शर्मा ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं, जयपुर के अंदर भी इनका पोस्टिंग था, उसके बाद दिल्ली में भी इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर। तो एक नई जिम्मेदारी, नए जोश के साथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा GOC बनकर आए हैं नॉर्दर्न कमांड के। तो जाहिर सी बात है ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है भारत सरकार का, रक्षा मंत्रालय का। और अब नए डेवलपमेंट देखने को
मिलेंगे, क्योंकि जो लोगों ने हरकत की है, तमाम वीडियो फुटेज हमारे पास है जो हमने संयुक्त राष्ट्र को भी दिए हैं। अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक फॉरेन मीडिया को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने माना कि 3 दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है, आतंकवाद को पालता रहा है, आतंकवाद को एनकरेज करता रहा है, लेकिन उन्होंने अपने वीक डिफेंस में ये जरूर कहा कि हम ये सब वेस्ट के बिहाफ पे कर रहे थे। लेकिन इस बात को उन्होंने पूरी तरह से जाहिर कर दिया है कि इशारे पर हमारे पास 30 साल का अनुभव है कि किस तरह से आतंकवाद और आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है। ये खुद उनका कबूला हुआ बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने की बात स्वीकार की है। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि ने पहलगाम हमले के बाद वैश्विक एकजुटता की भी सराहना की। उन्होंने इस समर्थन को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति करार दिया। India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. उधर मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को मिली छूट आज खत्म हो रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के देश छोड़ने का आज आखिरी दिन है। आज के बाद से देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक अवैध तरीके से रहता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के वो नागरिक जो भारत अपने इलाज के लिए मेडिकल वीजा पर आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, उन्हें आज हर हाल में भारत की सीमा छोड़ देनी होगी। जी हां, मानवीय आधार पर 2 दिन की जो अतिरिक्त छूट इन्हें मिली है उसका आज आखिरी दिन है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को मिली छूट आज खत्म हो रही है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तकरीबन सभी तरह के वीजा को रद्द कर दिया है। अगर मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी आज भारत से बाहर नहीं जाते हैं तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा और उन पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीजा अवधि की आज आखिरी तारीख है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। राज्य में फिर एक बार पुलिस ने अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया और 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। अब यहां अवैध रूप से बनाए गए प्रॉपर्टी का डिमोलिशन किया जा रहा है। गुजरात पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, एसआरपी और एसओजी की टीमें भी यहां तैनात की गई हैं। कुल 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। चंदोला तालाब के पास करीब 40 से 50 बुलडोजर और 40 से ज्यादा डंपर तैनात किए गए हैं।
गुजरात के अहमदाबाद में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। नगर निगम चंदोला झील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के बारे में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने जानकारी दी। अहमदाबाद में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने अड़ी बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने श्रावस्ती में 127 जगह से अतिक्रमण हटाया, जिसमें 32 अवैध मदरसों को सील किया गया। वहीं बलरामपुर में 21 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 12 को बंद कराया गया। प्रशासन ने सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में भी कार्रवाई की। सिद्धार्थनगर में 12 अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया गया है। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। यानी कि एक तरफ आपने देखा कि अहमदाबाद में किस तरह से बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों पर एक बड़ी मुहिम के तहत वहां कार्रवाई की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लगे तमाम अवैध मदरसों को और ऐसे अवैध अतिक्रमण के तमाम उन शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों को हटाया जा रहा है। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।